हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही नव वर्ष की शुभकामना भी देता हूं। और आज मैं पुनः एक नया वीडियो बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर अकाउंटेंसी का सेट नंबर 5 लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि इससे पहले जो मैंने 1 से 4 तक जो मॉडल सेट निकाला था वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन वाले घंटी वाले बटन को दबाकर ऑल कर लें, जिससे कि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता जाए। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है। सेट नंबर 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 1 से 100 तक क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, जिसमें आपको कुल 50 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, आय व्यय खाता होता है। आय व्यय खाता होता है नाम मात्र खाता। आय व्यय खाता होता है नाम मात्र खाता। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वसीयत को मानना चाहिए। वसीयत को मानना चाहिए, तो वसीयत हमारा पूंजीगत प्राप्ति होता है। वसीयत हमारा पूंजीगत प्राप्ति होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है विशिष्ट दान है। विशिष्ट दान पूंजीगत प्राप्ति कहलाता है। एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा आयगत प्राप्ति कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चालू खाता है। चालू खाता व्यक्तिगत खाता होता है। चालू खाता व्यक्तिगत खाता है। साझेदारी अनुबंध बनाना है। साझेदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक है, ऐच्छिक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है, तो वह आय होता है। एक साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। तो साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन समझौते के अनुसार किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता संचय कोष के लिए, शुद्ध लाभ के लिए, विभाज्य योग लाभ के लिए, विभाज्य लाभ के लिए यह सी विकल्प हो जाएगा। साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है। साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है। साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है, तो वह प्रभार होता है। इसे प्रभार कहते हैं। सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य कहलाता है। सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य कहलाता है, वह आधिक्य कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं। व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को ख्याति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ख्याति कहलाता है। इसके अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं पुराने साझेदार। पुराने साझेदार। पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य क्या कहलाता है, तो वह लाभ की स्थिति होती है नाम पक्ष पर जमा पक्ष का आधिक्य। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, आहरण या हानि में हिस्सा। तो साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज। अगला है, नए साझेदार द्वारा नकद में लाई गई ख्याति की राशि क्या कहलाती है। नए साझेदार द्वारा नकद में लाई गई ख्याति की हिस्सा कहलाती है, तो वह प्रीमियम कहलाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीमियम। प्रीमियम के रूप में वह जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की पूरी राशि किसके पूंजी खाता में क्रेडिट की जाएगी? साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की पूरी राशि किसके पूंजी खाता में क्रेडिट की जाती है? अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के, शेष साझेदार के, सभी साझेदार के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बेहतर विकल्प जो हो जाएगा 17 का जो बेहतर विकल्प, इनमें से कोई नहीं, यानी डी विकल्प में हम लोग चले जाएंगे। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना अवकाश के समय की जाती है, अवकाश ग्रहण करने के समय की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को वहन किया जाता है। अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को ग्रहण किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन अवकाश का सभी साझेदारों द्वारा, इसमें सभी साझेदार शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ABC 5-3-2 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार है। ए अवकाश ग्रहण करता है, लाभ प्राप्ति अनुपात बताइए। तो जब ए रिटायर कर जाता है और यहाँ अनुपात आपका है 5:3:2 और रिटायर कौन करता है? ए। तो इसको हटा दें, बचता कौन है? 3:2। यही इसका नया अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाएगा। अर्थात इसका आंसर यहाँ पर जो है ए हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। लाभ प्राप्ति अनुपात ए अवकाश ग्रहण 3:2 का रेशियो हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है। मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है उसके पिता को, उसके दोस्त को, पत्नी को, उत्तराधिकारी। डी विकल्प में हम लोग चले जाएंगे। जब कोई साझेदार मर जाता है तो उसका जो भी हिस्सा होता है वह उसके उत्तराधिकारी को दिया जाता है। किसी फर्म के साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान किया जाता है। किसी फर्म के साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान किया जाता है पूंजी खाता से, चालू खाता से, ऋण खाता से, निष्पादन खाता से। तो निष्पादन खाता से यहाँ पर 22 का बी विकल्प हो जाएगा। 22 का बी विकल्प हो जाएगा। मृत साझेदार के निष्पादक की मृत्यु तिथि से देय राशि का ब्याज दिया जाता है। मृतक साझेदार के निष्पादक की साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाता है 6% की दर से। यह 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। यहाँ 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। साझेदारों की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाता है। साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी खाता है। साझेदारों की संयुक्त जीवन पॉलिसी खाता है, व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। यहाँ यह व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। पुनर्मूल्यांकन अगला क्वेश्चन है हमारा। पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है? पुनर्मूल्यांकन खाता प्रवेश के समय, अवकाश के समय, मृत्यु के समय या इनमें से सभी। तो यहाँ विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते क्रेडिट बाकी का भुगतान किया जाता है। फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते की क्रेडिट बाकी का भुगतान साझेदारों को किया जाता है। समापन व्ययों को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? समापन व्ययों को वसूली खाता के किस पक्ष में? तो डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। यहाँ पर सी विकल्प 27 का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाता के किस पक्ष में लिखा जाता है? फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाता के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। इसके आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में जो है, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों और पुस्तकीय मूल्य पर वसूली खाता किस पक्ष में लिखा जाता है? तो वो डेबिट पक्ष में, इससे पहले मैं भी बताया था। अगला क्वेश्चन है, वसूली खाता है। तो वसूली खाता एक नाम मात्र खाता होता है। वसूली खाता कौन सा खाता होता है? नाम मात्र खाता। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। तो फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते किस चीज़ से बंद किया जाता है? बैंक खाते द्वारा बंद किए जाते हैं। बैंक खाते द्वारा बंद किया जाता है। फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं? तो वसूली व्यय। फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को वसूली व्यय कहा जाता है। ठीक, इसके अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। साझेदारों द्वारा फर्म को ऐच्छिक समापन किया जाता है।
तो बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए? तो फर्म के समापन पर सबसे अंत में रोकड़ खाता बनाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समापन पर ख्याति खाता हस्तांतरित किया जाता है। समापन पर ख्याति खाता वसूली खाता में हस्तांतरित किया जाता है। फर्म के समापन के समय चिट्ठे में दर्शाया गया सामान्य कोष का शेष क्रेडिट किया जाता है। चिट्ठे में दर्शाया गया सामान्य कोष किस खाते में दिखाया जाता है? तो पूंजी खाते में दिखाया जाता है। इसका सी विकल्प हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, चिट्ठे में दिखाई गई रोकड़ बाकी का समापन के समय दिखाया जाता है। चिट्ठे में दिखाई गई रोकड़ बाकी का शेष, तो चिट्ठे में दिखाई गई रोकड़ बाकी का शेष समापन के समय दिखाया जाता है, तो रोकड़ खाते में दिखाया जाता है। वो टू बैलेंस बीडी के रूप में आप वहाँ पर कैश अकाउंट का खाता खोलेंगे, उसके डेबिट भाग में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी के रूप में प्रारंभिक शेष को दिखाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष हस्तांतरित किया जाता है। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग दिखाते हैं। किस अकाउंट में दिखाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग उसको दिखाते हैं। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खाते में हस्तांतरित किया जाता है। फर्म के विघटन पर साझेदारों के ऋण खाते को हस्तांतरित किया जाता है। वसूली खाता में जी नहीं, पूंजी खाता में जी नहीं, चालू खाता में जी नहीं, साझेदार के इनमें से कोई नहीं। साझेदार को पार्टनर्स लोन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होता है। उसके लिए अलग से हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट तैयार करते हैं। पार्टनर्स लोन अकाउंट तैयार करते हैं, उसी अकाउंट में वो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंशों का निर्गमन किया जा सकता है। अंशों का निर्गमन सममूल्य पर किया जा सकता है, प्रीमियम पर किया जा सकता है, बट्टे पर तो अब नहीं है, लेकिन अगर दिया है इनमें से सभी तो आप इनमें से सभी पर चले जाएं। चूँकि एक से अधिक सममूल्य और प्रीमियम है तो सभी पर चले जाएं। समता अंशधारक कंपनी के होते हैं। समता अंशधार कंपनी के बैंकर्स होते हैं, लेनदार होते हैं, देनदार होते हैं या स्वामी होते हैं। तो कंपनी के वो स्वामी होते हैं। चले जाएं, प्राप्ति भुगतान खाता है। प्राप्ति भुगतान कौन सा खाता है? प्राप्ति भुगतान खाता वास्तविक खाता होता है। प्राप्ति भुगतान खाता वास्तविक खाता होता है। इसके अगले क्वेश्चन पर हम लोग चले जाते हैं। गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर संपत्तियों के अधिक को क्या कहते हैं? तो गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर संपत्तियों के अधिक को पूंजी निधि कहते हैं। यानी ए विकल्प हो जाएगा। साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो साझेदारों के पूंजी खाते में ब्याज क्रेडिट किया साझेदारों के पूंजी खाता में, यानी सी विकल्प में चले जाए। साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा। साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा। नाम शेष भी हो सकता है, जमा शेष भी हो सकता है, और दोनों। तो ये आंसर इसका बेहतर आंसर हो जाएगा, ये दोनों में से कोई भी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, साझेदार के पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। किस पूंजी पर ब्याज की गणना होता है? तो प्रारंभिक पूंजी पर। यहाँ आंसर ए विकल्प में चले जाए, प्रारंभिक पूंजी पर। साझेदारी अनुबंध बनाना है। साझेदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक है। अनुबंध बनाना ऐच्छिक है। साझेदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक होता है। साझेदारी अनुबंध बनाना ऐच्छिक होता है। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उसके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। 6% से वह ब्याज दिया जाता है। क्या परसेंट से? 6% से ब्याज दिया जाता है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा होगा। साझेदारी फर्म के विघटन पर अलिखित देनदारी का लेखा होगा। देनदारी का वर्तमान साझेदार को लाभ, वर्तमान साझेदार को हानि, वर्तमान साझेदार को हानि होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x/2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा? तो भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में तो दिया है, तो उसका अनुपात हो जाएगा कितना? 2/5 और घटे 1/2। तो यानी लघुत्तम जो यहाँ हो जाएगा 10 लघुत्तम हो जाएगा। 5 दूनी तो 2 दूनी 4 घटे 2 पंचे 10, यानी -1/5। तो यह जो है x जो है वो प्राप्त करेगा, y जो है वो त्याग करेगा। तो कौन साझेदार हिस्सा त्याग करेगा? आंसर सी नंबर विकल्प हो जाएगा। यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। y पार्टनर्स त्याग करेगा। साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज प्रभावित किया जाता है। साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज प्रभावित किया जाता है लाभ हानि खाता में, वसूली खाता में, जी नहीं, लाभ हानि नियोजन खाता में। लाभ हानि नियोजन, इसका आंसर सही विकल्प सी नंबर हो जाएगा, लाभ हानि नियोजन खाते में।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अदत्त चंदे को दिखाया जाता है। अदत्त चंदे को दिखाया जाता है संपत्ति भाग में। संपत्ति भाग में वह बैलेंस शीट के एसेट्स भाग में, बैलेंस शीट के एसेट्स भाग में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख करके हम लोग दिखाते हैं। इसके बाद हम लोग जाते हैं अगला क्वेश्चन। ख्याति संपत्ति है। ख्याति संपत्ति अमूर्त संपत्ति है। आय तथा व्यय खाता सामान्यतः दिखाता है। आय तथा व्यय खाता सामान्यतः आधिक्य एवं घाटा को दिखाता, आधिक्य एवं घाटा को दिखाता, आधिक्य एवं घाटा को दिखाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं? तो वसूली व्यय। फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं? वसूली व्यय। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कुल बिक्री 3 लाख, प्रारंभिक देनदार 25,000, अंतिम देनदार 36,000, तो नगद बिक्री क्या होगी? तो यदि कुल बिक्री आपका है 3 लाख और प्रारंभिक है 25,000 देनदार, तो 25,000 प्रारंभिक और अंतिम आपका हो गया 36,000। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसके आगे हम लोग देखते हैं। कुल बिक्री अगर 3 लाख रुपया है और पहले का उधारी 25,000 है, तो 3 लाख में 25,000 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,25,000, यहाँ पर हो जाएगा 3,25,000, और उसमें से 36,000 को अगर घटा देते हैं तो 15 में से 6 गया तो 9, 11 में से 3 गया तो 8, 2,89,000 के आसपास इसका आंसर होना चाहिए, यानी विकल्प ए में चले जाएंगे। सिंकिंग फंड एक हिस्सा है। सिंकिंग फंड एक हिस्सा है चालू दायित्व का, अस्थायी दायित्व का, अस्थायी संपत्ति का, या संचय एवं आधिक्य का। तो यहाँ पर हमारा बेहतर जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये संचय एवं आधिक्य का। सिंकिंग फंड एक हिस्सा है संचय एवं आधिक्य का। साझेदारों का दायित्व होता है, साझेदारों का दायित्व साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित, साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित, साझेदारी अधिनियम द्वारा आधारित निर्धारित असीमित, सीमित और इनमें से कोई नहीं, और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ए आंसर में चले जाएं। साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित, वैसे तो इसका दायित्व साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, लेकिन यदि यह दिया हुआ है साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित, तो यह हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विविध देनदार 80,000, 5% छूट पर वसूली की जाती है, तो वसूली खाता में क्रेडिट किया जाएगा। देनदार 80,000 है और 5% छूट पर वसूली की जाती है, तो आप 80,000 का पहले 5% काट लेंगे, वह 8 पंचे 40, 4,000 हो जाएगा, और 4,000 इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 80,000 में से 4,000 को अगर माइनस करते हैं तो वो 76,000 के आसपास हो जाएगा, यानी हमारा बेहतर विकल्प बी हो जाएगा। उधार और संग्रह नीतियों का मूल्यांकन में उपयोगी है। उधार और संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी है, तो वह आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर देखते हैं तो उधार और संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में औसत भुगतान अवधि, चालू अनुपात, औसत संग्रह, तो यहाँ पर हम लोग उधार संग्रह नीतियों के मूल्यांकन में उपयोगी है एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी हमारा सी विकल्प यहाँ बेहतर विकल्प होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियाँ दिखाई जाती है। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियाँ दिखाई जाती है। पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है स्थिति विवरण में। स्थिति विवरण में निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है? अस्थायी संपत्तियों का क्रय, ये तो इसमें उपयोग है। संचालन से कोष, ऋण पत्रों का निर्गमन, ये स्रोत नहीं है। तो संपत्तियों का क्रय, यहाँ पर हमारा ए विकल्प बेहतर हो जाएगा। यहाँ ए चले जाएंगे, जो 61 का हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगला है आदर्श चालू अनुपात होता है। आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है। आदर्श चालू अनुपात 2:1 होता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। आदर्श समता अनुपात है। आदर्श समता अनुपात है। आदर्श समता ऋण समता अनुपात है। आदर्श ऋण समता अनुपात 2:1 हो जाएगा। इसका भी आंसर 2:1 हो जाएगा। यहाँ पर आदर्श ऋण समता अनुपात 2:1 ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वित्तीय विवरणों का निर्वचन में शामिल होता है आलोचना एवं विश्लेषण, तुलना एवं प्रवृत्ति विश्लेषण, निष्कर्ष निकालना, और इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अंशधारियों के लिए लाभांश है कर देय राशि, कर मुक्त राशि, ब्याज, या इनमें से कोई नहीं। तो कर देय राशि यानी 65 का
ए विकल्प हमारा बेहतर हो जाएगा। अंशधारियों के लिए लाभांश है कर देय राशि। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ऋण प्रधारी प्राप्त करते हैं, ऋण प्रधारी ब्याज प्राप्त करते हैं। ऋण प्रधारी क्या प्राप्त करते हैं? ब्याज प्राप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है जो अपना ऋण पत्र रद्द करने के लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। अपना ऋण पत्र को रद्द करने के लाभ को हस्तांतरित किया जाता है पूंजी संचय खाता में। किस संचय में? तो पूंजी संचय खाता में। पूंजी संचय खाता में ऋण पत्र भाग होता है तो ऋण का, ऋण पत्र भाग होता है किसका? ऋण का। ऋण पत्र पर ब्याज होता है, ऋण पत्र पर ब्याज होता है 12% गलत, 20% गलत, निश्चित दर से। ये इसका आंसर सी हो जाएगा, 69 का सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है? कंपनी अधिनियम अपने अंशों को प्रीमियम पर कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, इसका सही विकल्प कंपनी अधिनियम 1956 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है? तो 78, 79, 80, 81। तो यहाँ पर हमारे विचार से इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो है 78, 78। तालिका अ के अनुसार बकाया याचना की राशि में ब्याज प्रभावित किया जाता है तो वो है 5%। जी नहीं, अब नया में इसका रेट आ गया है 10%। यह 10% पर आदत याचना पर और एडवांस पर 12%। तो हमारा बेहतर इसमें, चूँकि पुराना ये तालिका 1956 के द्वारा है, 2013 में संशोधन करके उसे 10% कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वसूली खाता है, वसूली खाता एक नाममात्र खाता होता है। अगला क्वेश्चन है फर्म के समय पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं? तो वसूली व्यय। फर्म के समय पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं? वसूली व्यय। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्स वाई 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। जेड की मृत्यु हो जाती है, एक्स और वाई का नया अनुपात निकालिए। तो पहले हम लोग ओल्ड रेशियो का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6। तो पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 दूना 6 और 6 एक 6, यानी यहाँ पर इसका जो अनुपात हो जाएगा सही में 3:2 अनुपात और 1। अब सवाल है इसमें जेड की मृत्यु, यानी जेड मर जाता है तो बचा कौन? 3:2। तो यहाँ पर जो हमारा अनुपात हो जाएगा 3:2। अब हम देखते हैं ए विकल्प में 3:2 दिया है तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु की तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा। मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से ब्याज दिया जाएगा कितने? तो 6% की दर से, 6% की दर से। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग बढ़ते हैं। ए बी 3:1 के अनुपात में लाभ और हानियों को बांटते हैं। सी 1/4 हिस्सा के लिए फर्म में प्रवेश दिया जाता है और ब का त्याग अनुपात क्या होगा? तो ए और बी 3:1 के अनुपात में लाभ और हानियों को बांटते हैं और उसमें सी 1/4 हिस्सा के लिए फर्म में प्रवेश लेता है। ओ और ब का त्याग अनुपात क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में 3:1 ही इसका अनुपात हो जाएगा। यदि त्याग अनुपात की विशेष सूचना न दी हुई रहे तो पुराने अनुपात को ही त्याग अनुपात मान लेना चाहिए, यानी 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर बी हो जाएगा, 3:1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है। शेष साझेदार और नई फर्म के लाभों को 5:4 के अनुपात में बांटने का निश्चय किया। प्राप्ति अनुपात निकालिए। तो ऐसे परिस्थिति में गेनिंग रेशियो की गणना हम लोग कैसे करेंगे? तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो में तो पहले हम लोग निकालेंगे कौन रिटायर कर जाता है? बी रिटायर करता है। तो ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ए बराबर कितना हो जाएगा? तो ए का हो जाएगा समान साझेदार 1/3 और घटे तो नया अनुपात हो गया 5:4, तो 5:4 9 हो जाएगा। तो नया अनुपात 5/9 और घटे 1/3। अब 9 3 का लघुत्तम 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 और घटे 3 यानी 2/9, यानी इसका जो 2 पहले में जिसमें आ जाए वो 2 जैसे इसमें आ जाता है। फिर हम लोग बी वाले पार्ट को देखें, सी का देखते हैं। तो सी का हो जाएगा 4/9 और उसमें से घटा देंगे 1/3, तो 9 लघुत्तम हो जाएगा
4/3 यानी 1/9। तो 2:1 का अनुपात जहाँ होगा वो हमारा आंसर यानी ए विकल्प हो जाएगा। क्या करेंगे, चूँकि तीनों पार्टनर इसमें समान है तो 1/3, 1/3 और 1/3 इसमें बी निकल जाता है। तो ये ओल्ड रेशियो का चर्चा कर रहे हैं। तो बी अगर इसमें से निकल जाता है तो जो बच गया 2 पार्टनर वो 1/3, 1/3। अब जो नया पार्टनर का अनुपात है, नया अनुपात है वो 5/4 का है, तो 5/9। अब में से 1/3 जो पुराना है, 4/9, अब में से 1/3 जो पुराना है घटा देंगे तो इसका हो जाएगा 2/9 और 1/9, अर्थात ए विकल्प हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए विकल्प 2:1 का अनुपात हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं ए बी सी, 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी रिटायर करता है और प्राप्ति अनुपात की गणना करना है आपको। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो निकालेंगे। ओल्ड रेशियो हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ जो हमारा रेशियो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। 2 3 6, 3 दूना 6 और 6 का 6, यानी हमारा जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 3:2:1। अब इसमें रिटायर कौन करता है, सी रिटायर कर जाता है, तब बचा कितना, 3:2। तो ये हमारा आंसर सी विकल्प हो जाएगा। यदि प्राप्ति अनुपात कहेगा तो, नया अनुपात कहेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं। अस्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी क्या कहलाती है, अस्थायी संपत्ति के मूल्य में ह्रास कहलाती है, ह्रास कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक कहलाता है, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक अधिलाभ कहलाता है, अधिलाभ कहलाता है। आदर्श तरलता अनुपात है, आदर्श तरलता अनुपात 1:1 है। यहाँ पर आदर्श तरलता अनुपात बात करेंगे तो 1:1, और 2 अनुपात है चालू अनुपात। तो यहाँ तो पूछ रहा है तरलता अनुपात, तो उसका आंसर बी विकल्प में चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारों को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर रुख करते हैं। साझेदारी समझौते का अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। 8% जी नहीं, 6% नहीं, 9%, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका डी विकल्प हो जाएगा, यानी उनको ब्याज दिया ही नहीं जाएगा। बकाया चंदा है, बकाया चंदा संपत्ति है, बकाया चंदा क्या है, संपत्ति होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सचिव को मानदेय का भुगतान है, सचिव को मानदेय का आयगत व्यय, कौन सा भुगतान है, आयगत व्यय। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मृत व्यक्ति की वसीयत को प्राप्त संपत्ति से कहा जाता है, मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है रिक्त। क्या कहा जाता है, रिक्त, इसे रिक्त कहा जाता है। वसीयत का पाठ, सचिव को मानदेय का भुगतान है, सचिव को मानदेय का भुगतान है आयगत व्यय, आयगत व्यय यानी बी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बता रहा है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उसके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाता है 6% की दर से। साझेदारी समझौते का अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। साझेदारी संलेख में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा 5% गलत, 6% गलत, 8% गलत, यानी सही विकल्प इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहलाएगा, चालू खाता है, चालू खाता है व्यक्तिगत खाता, चालू खाता व्यक्तिगत खाता है। साझेदारों के आहरण पर ब्याज नाम किया जाता है, साझेदारों के आहरण पर ब्याज नाम किया जाता है। तो किसमें नाम किया, साझेदारों के आहरण पर ब्याज नाम किया जाता है साझेदारों के पूंजी खाता में, साझेदारों के पूंजी आहरण पर ब्याज साझेदारों के पूंजी खाता में नाम किया। साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज प्रभावित किया जाता है, साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज प्रभावित किया जाता है लाभ हानि नियोजन खाता में, लाभ हानि नियोजन खाता में। किस खाता में, तो 92 का हो जाएगा आंसर, लाभ हानि नियोजन खाता में साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक कहलाता है अधिलाभ, सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक कहलाता है अधिलाभ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ए बी 3:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हुए साझेदार है वह सी को 1/4 हिस्सा देकर प्रवेश कराते हैं, नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करें। तो हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग देखेंगे जो ए का पुराना है 3/4 और बी का पुराना है 1/4, नया पार्टनर सी हिस्सा में आता है, तो उसका हम लोग त्याग पहले निकाल लेंगे। किसका त्याग निकालेंगे, तो ए का त्याग कैसे निकालें, तो 1/4 का 3/4 तो हो जाएगा 3/16,
फिर हम लोग b का त्याग निकालेंगे, 1/4 का 1/4 यानी 1/16, ठीक है। अब यहाँ 3/16 1/16 निकल गया। अब हम लोग अगले पार्ट में आते हैं, 3/4 में से 3/16 घटा देंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौका 16, 4 3 12 घटे 3 यानी 9/16 हो जाएगा पहले का। तो 9/16 जैसे कि एक विकल्प में देखते हैं 9/16। अब हम लोग दूसरे विकल्प की तरफ जाते हैं, 1/4 में से 1/16 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 लघुत्तम। तो 4 चौका 16 तो यानी 4 घटे 1 यानी 3/16। तो बी का नया अनुपात हो जाएगा 3/16, ये देखने को मिल रहा है। अब अगर हम सी का खोजते हैं, सी का कितना हो जाएगा, 1/4 है, चूँकि इन दोनों का 16 है, देखिए यहाँ पर 16 है, तो इसका भी 1/16 के लिए 1/4 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/16, यानी हम यह देखते हैं इसमें अनुपात, फिर से देख लें 1/4 है। अब फिर इसको 16 करने के लिए नीचे 4 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे तो 4/16, यानी इस हिसाब से हमारा आंसर दिखाई देता है। ये विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 95 बता रहा है, x y 3 2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। z 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया गया, z x से 3/20 और y से 1/20 लेता है, तो नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करें। तो अब हम इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो हम पहले देख लेते हैं। तो 3/5 में से हम घटा देंगे 3/20, तो हमारा लघुत्तम हो जाएगा 20, एलसीएम हो जाएगा 5 चौका 20, 4 3 12 घटे 3 यानी 9/20 हमारा नया हो जाएगा। तो 9 ये निकल गया। अब फिर हम देखते हैं 2/5 में से हम घटाएंगे 1/20, तो लघुत्तम हो जाएगा 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, 4 दूनी 8 घटे 1 यानी 7/20। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 9 7 और 4 का हमारा नया अनुपात हो जाएगा। नया लाभ विभाजन 9 7 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी 3 एक अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। सी 1/4 हिस्सा के लिए साझेदारी में प्रवेश देता है। ए और बी का त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। ए बी 3 एक के अनुपात में लाभ हानियों को बांटते हैं। सी 1/4 हिस्सा के लिए साझेदारी में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर देखते हैं ए 3/4 हो जाएगा घटे, उसमें सी 1/4 हिस्सा के लिए प्रवेश देता है। ए और बी का त्याग निकाले तो 3:1, यदि कोई अनुपात न दिया रहे तो पुराने अनुपात को ही त्याग अनुपात मान लेना चाहिए, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर 96 का बी हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष जमा पक्ष का अधिक होगा। पुनर्मूल्यांकन नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक लाभ कहलाता है। इसके आगे क्वेश्चन है हमारा, वो देखते हैं। अभिषेक रजत और विवेक 5 3 2 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार है। यदि विवेक अवकाश ग्रहण करते हैं तो अभिषेक और रजत के मध्य नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करें। तो लाभों को बांटते यदि विवेक अवकाश ग्रहण करता है तो विवेक आपका लास्ट हो गया, तो 5 3 का अनुपात इसका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 3 और 2, तो 2 रिटायर कर जाता है विवेक, तो बचा कौन 5 3, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 98 का आपका आंसर बी कहलाएगा, इसका बेहतर आंसर होगा बी। अब अगले क्वेश्चन बताएं, यदि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा देखते हैं, यदि किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा उसकी ख्याति के हिस्से से, फर्म की ख्याति से, साझेदारों की ख्याति से, जिन्हें यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ 99 का ए विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा। उसके और उसकी ख्याति के हिस्से से, उसकी या उसके ख्याति के हिस्से से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि एक्स वाई जेड 1/2 1/3 के में लाभों का विभाजन करते हैं। जेड की मृत्यु हो जाती है एक्स वाई का, तो हम लोग कैसे निकालेंगे 1/2 1/3 और 1/6 का लघुत्तम ले लिए तो 6 होगी। तो 2 तिया 6, 3 दूना 6 और 6 1 6। तो यहाँ पर अनुपात हम देखते हैं कितना आ गया 3:2:1। अब यहाँ रिटायर जेड की मृत्यु होता है, जेड लास्ट पार्टनर, तो बच कौन गया 3 2। तो आप देखिए जिसमें जो विकल्प 3 2 का होगा, जैसे ए विकल्प हमको दिखाई दे रहा है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 3:2, यानी ए विकल्प में हम चले जाएंगे। 100 नंबर क्वेश्चन का ए विकल्प होगा 3:2। इस तरह से हमने 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव देखा। आपको
यह वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर दें। हमने 1 से लेकर 5 तक बिहार बोर्ड द्वारा जो प्रकाशित मॉडल पेपर है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हमने बताया। मैं इसके बाद पुनः बीएसटी का जो 2 सेट बता चुका हूँ, एपीएस का जो 2 सेट बता चुका हूँ, इंग्लिश 2 सेट बता चुका हूँ और हिंदी में मैंने तीनों सेट बताया है। तो इसके आगे मैं पुनः इसका सब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा। यदि मैं सारे सब्जेक्टों का पहले हम ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, उसके बाद मैं सब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा। बहुत जल्दी वो वीडियो आने वाला है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि कोई इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो में आने वाले चीज़ों को कंटेंट को का पता चल सके। धन्यवाद।